ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। किसानों को 20 अगस्त को मिलेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए। मुख्य परीक्षा के लिए 3,617 अभ्यर्थियों का चयन। प्रदेश में 3 हाथियों की मृत्यु के मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश की दी चेतावनी। मानसून राजधानी रायपुर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी जुलाई माह से स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दूसरी किश्त की राशि का भुगतान 20 अगस्त को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जुलाई महीने से स्कूल कॉलेज के संचालन की स्थिति नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूलों और कॉलेजों में जुलाई माह में सिर्फ प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ करने के बारे में विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह सभा और समारोह का आयोजन स्थगित रहेगा। इस बीच प्रदेश में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास और आश्रमों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आगामी शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले और शिक्षा सत्र के दौरान नियमित साफ सफाई के साथ ही सैनिटाइज भी किया जाएगा। विभागीय सचिव डीडी सिंह ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिलों के सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें छात्रावास और आश्रमों की दैनिक स्वच्छता और सैनिटाइजेशन पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया है। सफाई कर्मचारी सुरक्षा किट पहनकर ही सफाई करेंगे। छात्रावास और आश्रमों में विद्यार्थी तथा कर्मचारी सावधानीपूर्वक दैनिक कार्य करेंगे, जिससे उनका संक्रमण से बचाव हो सके। सभी सहायक आयुक्तों को अपने जिले में स्थित सभी छात्रावास आश्रमों के अधीक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेश में आज भी कुछ जिलों में कोरोना वायरस संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई है। दुर्ग जिले में आज 3 नए मरीज मिले हैं। ये मरीज गोड़पेंड्री, नंदेली और भिलाई के रहने वाले हैं। वहीं रायपुर जिले में भी 3 नए मरीजों की पुष्टि के समाचार मिले हैं। इनमें एक अंबेडकर अस्पताल का वार्ड बॉय, दूसरा एम्स रायपुर का मेडिकल इंटर्न और तीसरा बिरगांव कंटेनमेंट जोन का रहने वाला बताया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव में आज कोरोना संक्रमित एक और मरीज की पहचान की गई है। यह महिला मरीज बलदेव बाग क्षेत्र की रहने वाली है। राजनांदगांव जिले में इस हफ्ते भी रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी आर्थिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दुकानों को सप्ताह में 1 दिन बंद रखने के संबंध में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यदि कलेक्टर चाहे तो साप्ताहिक अवकाश में कोई छूट दे सकते हैं। उधर बिलासपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आगामी शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इधर बालोद जिले में प्रशासन द्वारा केंद्र और राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप शादी के लिए अब तक 900 से अधिक अनुमति दी जा चुकी है। इस बीच बालोद में इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए वृहद स्तर पर रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा स्थित सामुदायिक केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर द्वारा कोविड अस्पताल में ड्यूटी से इंकार करने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं महासमुंद जिले में प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि क्वारेंटाइन सेंटरों से निश्चित अवधि पूरी किए बिना अगर कोई बाहर निकलता है तो इसकी जवाबदारी संबंधित नोडल अधिकारी की होगी। इस जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों को हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन की दवा दी जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए क्वारेंटाइन सेंटर से क्वारेंटाइन अवधि पूरी कर घर जाने वालों की निगरानी के लिए अब गांव में ग्राम समितियां गठित की जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित कलेक्टरों की बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि जिन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी उद्योग में बाहर से श्रमिक लाए जा रहे हैं तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को अवश्य दी जाए। ऐसे उद्योग जो बाहर से आने वाले मजदूरों की जानकारी प्रशासन को
को नहीं दे रहे हैं उन पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं। मुख्यमंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटरों से अवधि पूर्ण कर घर जाने वाले ग्रामीणों की निगरानी के लिए कोरबा जिले की तर्ज पर सभी गांवों में निगरानी समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस समिति में शासकीय अमले के साथ साथ गांव के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। घर जाने वाले ग्रामीणों को यह समझाइश दी जाएगी कि वे 14 दिनों तक घरों में ही रहें और पारिवारिक सदस्यों से भी दूरी बनाकर रखें। छत्तीसगढ़ के भीतर सड़क मार्ग से अंतरजिला और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई पास ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस ऐप के माध्यम से 1 घंटे में ई पास जारी किया जा रहा है और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ई पास के लिए आवेदन करना काफी सरल है और दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक यात्री को 1 घंटे में ई पास जारी किया जा रहा है। केवल शादी या किसी अन्य उद्देश्य तथा अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले आवेदन को ही जिला प्रशासन द्वारा आवेदन के 24 घंटे के भीतर विस्तृत जांच के बाद ई पास जारी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ आने वाले या छत्तीसगढ़ से जाने वाले सभी यात्री प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर उसके माध्यम से आवेदन कर ई पास आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केन्द्र मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग ने 10-10 बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की है, जिनमें से प्रत्येक बोगी में 16 कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक 5,231 बोगियों को तैयार किया जा चुका है। इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। ये बोगियां ऐसे इलाकों के लिए है जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरूरी हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 3,617 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग द्वारा अलग से जारी की जाएगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा के परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों का 15 गुना अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाना था। आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत 18 सेवाओं के लिए कुल 242 पद विज्ञापित किए गए थे। बीते 9 फरवरी को आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और वर्गवार या उपवर्गवार पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर 3,617 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हांकित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और MR शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें। न्यायालय ने केंद्र से भी कहा है कि वह गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के अंदर अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करे। इस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है। न्यायालय इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कंपनियों की याचिकाओं पर अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा। प्रदेश में हाथियों की मृत्यु की घटना को वन विभाग ने गंभीरता से लिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में 3 हाथियों की मृत्यु के मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक KC बेवर्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति 1 माह में अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में खाद्यान्न भंडारण, आपूर्ति और वितरण के समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की निगरानी के साथ ही प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला पंचायत रायपुर में संचालित यह कंट्रोल रूम अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। इस राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर है 0771282113। बिना राशन कार्ड वाले व्यक्तियों और प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क खाद्यान्न देने के लिए मोबाइल ऐप पर पंजीयन की सुविधा दी गई है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर प्रवासी खाद्य मित्र ऐप डाउनलोड कर अपने परिवार और सदस्यों का पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा विभाग की जानकारी वेबसाइट में भी ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव और हाथियों की मौत के मामले में राज्य सरकार को गंभीरता दिखाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव भ्रमण के दौरान अलग अलग गांव में सभाएं ली और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना सैंपल जांच को लेकर ढिलाई बरती गई है। एम्स रायपुर में ही 2,500 से अधिक सैंपलों की जांच अभी तक नहीं हुई है। माओवादियों को कारतूसों की आपूर्ति करने के आरोप में सुकमा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इन दोनों जवानों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि माओवादियों को कारतूसों की आपूर्ति करने के मामले में सुकमा पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें ये दोनों जवान भी शामिल थे। मामले की जांच आईपीएस सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी द्वारा की जा रही है। रायगढ़ जिले के एक निजी इस्पात संयंत्र के स्क्रैप यार्ड की टंकी में हुए विस्फोट से झुलसे 4 श्रमिकों में से 2 की आज मौत हो गई। स्क्रैप यार्ड में पुराने वाहन को काटा जा रहा था, तभी यह विस्फोट हुआ और इस धमाके से 4 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए थे। उपचार के दौरान आज 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में संबंधित उद्योग प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बालोद जिले में 2 गांवों के बीच सीमा विवाद का मामला सामने आया है। विवाद के कारण हुई झड़प में करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पेवरो और घोघोपुरी के बीच कार्य चल रहा था। इसी दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों गांव के ग्रामीण आपस में भिड़ गए। घटना में घायल ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरूर में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता की याचिका को बिलासपुर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आईपीएस मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू में दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू द्वारा एमजीएम अस्पताल मामले में मुकेश गुप्ता, उनके पिता जयदेव गुप्ता और डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल को आरोपी बनाते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए येलो, वहीं कुछ अन्य स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बस्तर संभाग के साथ ही धमतरी, रायपुर, बालोद, गरियाबंद और महासमुंद जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ एक स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। निम्न दाब का क्षेत्र तटीय आंध्रप्रदेश और इससे लगा कटक ओडिशा के पास स्थित है। इसी तरह निम्न दबाव का क्षेत्र मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस बीच मानसून दक्षिण छत्तीसगढ़ से प्रवेश कर अब राजधानी रायपुर तक पहुंच चुका है। इसके असर से बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने वर्ष 2014-15 में हुए स्टेट बार काउंसिल चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़ किए जाने के मामले में काउंसिल की तत्कालीन सचिव मल्लिका बल को गिरफ्तार किया है। नगर पालिक निगम धमतरी ने मकान मालिकों को संपत्ति कर में 6.25% की छूट प्रदान की है। यह छूट चालू वित्तीय वर्ष में जून, जुलाई और अगस्त तक के संपत्ति कर में मिलेगी। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड के नटवर नगर स्थित शासकीय उद्यान में उत्पादित नाशपाती के विक्रय के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं के बीच नीलामी की गई। और राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम धाना पायली में शिवनाथ नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कार्य में लगे 4 वाहनों को जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। किसानों को 20 अगस्त को मिलेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए। मुख्य परीक्षा के लिए 3,617 अभ्यर्थियों का चयन। प्रदेश में 3 हाथियों की मृत्यु के मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी वर्षा की दी चेतावनी। मानसून राजधानी रायपुर पहुंचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। होठ और तालुओं को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, वो भी एकदम मुफ्त। छत्तीसगढ़ में एनजीओ स्माइल ट्रेन के सौजन्य से जो कर चुके हैं भारत में 6 लाख से ज्यादा बच्चों का सफल उपचार। अधिक जानकारी और निःशुल्क इलाज के लिए संपर्क करें स्माइल ट्रेन के टोल फ्री नंबर 1800 1038 301 पर। फिर से सुनिए 1800 103